अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन का, इसका नाम है प्राइस वेल। तो सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर वन ये है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी है एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। इस साल के लिए आपने कंसोलिडेट इस साल के लिए आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी है। 10 नंबर का ये है। और 10 नंबर का क्वेश्चन है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। तो आपने दोनों स्टेटमेंट्स बनानी है और 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के 10 मार्क्स हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के 10 मार्क्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखें, जब हम कंसोलिडेशन के सवाल करते थे तो हमारे लिए काफ़ी आसानी होती थी, क्योंकि हमें एडवांस में पता होता था कि वर्किंग्स हमने क्या बनानी है। ठीक है। अब जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सवाल हैं, यहाँ पर थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व होंगे। तो थोड़ा कन्फ्यूजन होती है कि किस स्टैंडर्ड की वर्किंग हमने पहले बनानी है और क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमने कहाँ पर पोस्ट करनी है। तो यही चीज़ आपने देखनी है। ठीक है, कि क्वेश्चन को लेके कैसे चलना है, ये भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही डिपेंड करता है। अब मैं सवाल करता हूँ, इससे आपको आइडिया होगा। लेकिन सबसे पहले तो आपने, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों बनानी है, तो आप सिंपली जो है, जो जनरल जनरल चीजें आती हैं दोनों में, वो आप लिख दें। ठीक है। रेवेन्यू आएगा। रेवेन्यू के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी। ये आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में, उस और नोट्स गिवन होंगे, उनको यूज करते हुए आपने स्टेटमेंट्स बनानी है। इसके बाद आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मुझे यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नजर आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नजर आ रही है, तो मैं माइनस कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो माइनस होगी। देन यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट, इन ग्रॉस प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और लाइन एक्स्ट्रा छोड़ देता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर कोई और चीज़ ऐड करनी पड़ जाए, ठीक है, तो फिर वो बंदा वहाँ पर एडजस्ट कर लेता है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर आपके पास आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट जब आप माइनस करते हैं तो आपके पास आता है प्रॉफिट बिफोर फोर टैक्स। उसमें से फिर आप टैक्स माइनस करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट फॉर ईयर आता है। ठीक है, तो ये जनरल चीज़ें यहाँ पर ये आ गया। ठीक है। अब ये जो लोग स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर, ये जो आपने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा हुआ है, इसमें से फाइनेंस कॉस्ट माइनस की है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा हुआ है, फिर टैक्स किया हुआ है, तो अगर हम फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट में से सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस कर दें, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट माइनस कर दें, फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर दें, टैक्स माइनस कर दें, तभी तो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है ना। तो यस, तब भी आता है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बेहतर करने के लिए एग्जामिनर को, ताकि आइडिया हो कि यार इसको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से जो है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आता है, उसमें से फाइनेंस कॉस्ट माइनस करो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, और उसमें से टैक्स माइनस करो तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है। इसलिए है कि प्रेजेंटेशन में आपकी थोड़ी बेहतरी आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आ गया। उसके बाद आगे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की भी हेडिंग्स जो है वो दे देते हैं। सबसे पहले इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपने डॉलर ट्रिपल जीरोस, डॉलर ट्रिपल जीरो नॉन करंट एसेट आएगा। नीचे कुछ काफ़ी सारी जगह छोड़ दें, ताकि जो जो चीज़ें आती हैं आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। करंट एसेट, इधर भी स्पेस छोड़ दें। टोटल एसेट। इसके बाद आता है आपका इक्विटी। इक्विटी के बाद आएगा यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगी करंट लाइबिलिटीज में ज़्यादा सारी स्पेस इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मुझे इन हेडिंग्स को चेंज ना करना पड़े। अगर मुझे जगह चाहिए हो, ज़्यादा चीज़ें हो, तो मैं आराम से जो है ना उनको यहाँ पर एडजस्ट कर दूँ। बाकी बेशक एम्प्टी स्पेस रहे, एक कॉलम के अंदर एक ही चीज़ आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने अपने टाइम को सेव करना है। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, तो ये बन गया। अब हम चलते हैं वर्किंग्स की तरफ, और वन बाय वन वर्किंग्स को करते हुए जो जो चीज़ जहाँ पर आती है हमने उसको वहाँ पर पुट करना है। ठीक है। अब स्टार्ट करता हूँ मैं। ट्रायल बैलेंस है वो आपको गिवन है, ईयर एंड 31 मार्च 2009 है। नोट नंबर वन में पढ़ता हूँ। नोट नंबर वन में उसने नॉन करंट एसेट्स की बात की हुई है। द 15 ईयर लीज होल्ड प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2007 एट अ कॉस्ट ऑफ 30 मिलियन। तो नॉन करंट एसेट की सबसे पहले मैं वर्किंग बनाऊंगा, वर्किंग वन।
नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट में जो मेरा सबसे पहला एसेट है वो है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो है मेरा एक एसेट आ गया, ठीक है। उसने कहा हुआ है कि द 15-year old leasehold property was acquired on 1st April 20x1 at a cost of 30 million। आपने 1st अप्रैल 2017 को, यानी कि ईयर एंड से 2 साल पहले आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी कॉस्ट 30 मिलियन थी। आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहे हैं। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी ये है कि आप हर साल जो एसेट को रीवैल्यू करते हैं। और आपने फर्स्ट ईयर में जब एसेट को रीवैल्यू किया, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस पे जो 25.2 मिलियन आपको यहाँ पर वैल्यू नजर आ रही है 31 मार्च 20x8, यानी कि ये जो हमारा ईयर एंड है इसका स्टार्ट है। ईयर के स्टार्ट पे जो वैल्यू थी, फेयर वैल्यू, वो थी 25,200। और जब आपने फेयर वैल्यू मेजर की तो उसने कहा कि उसकी वजह से आपकी 2800 की 2.8 मिलियन की या 2800 की आपकी इम्पेयरमेंट आ गई, और वो इम्पेयरमेंट जो है आपने ऑब्वियसली पिछले साल की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में चार्ज कर दी। और इस साल के एंड में आपने प्रॉपर्टी को जब दोबारा वैल्यू किया तो उसकी जो वैल्यू थी वो थी 24.9 मिलियन, ठीक है। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी की वर्किंग। हमने तो इसकी कैरिंग वैल्यू निकालनी है जो कि जाएगी नॉन करंट एसेट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और जो डेप्रिसिएशन होगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाती है, ठीक है। तो डॉलर 000, तो इसकी मैं लिखता हूँ कैरिंग वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। इस साल के शुरू में इसकी कैरिंग वैल्यू क्या थी? वो थी 25,200, ठीक है, इस साल के शुरू में। अब हमने चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में चार्ज कर देता हूँ डेप्रिसिएशन फॉर ईयर। इस साल की डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू माइनस कैरिंग वैल्यू, और एक साल क्योंकि गुजर चुका है, 1 अप्रैल 2017 को आपने जो है इसको खरीदा था, तो अब 2018 के स्टार्ट में इसकी वैल्यू है, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी होगी? 14 ईयर्स होगी। तो मैं 14 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज आ जाएगा। इसके बाद जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी इसकी ईयर एंड पे। ईयर एंड पे इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी होगी? कैरिंग वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। कैरिंग वैल्यू में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करो तो कैरिंग वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर में से आप इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपके पास एंड ऑफ द ईयर एसेट की कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्योंकि आप इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे लगते हैं, तो आपने जब इसकी इस साल के आखिर में रिवैल्यूएशन की तो आपको पता चला कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 24.9 मिलियन है, यानी कि फेयर वैल्यू एट ईयर एंड जो है वो है 24,900। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि एसेट की वैल्यू ज्यादा है तो आपको क्या आया होगा? रीवैल्यूएशन गेन आया होगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि जो रीवैल्यूएशन गेन है नॉर्मली वो कहाँ पर जाता है? ओसीआई में जाता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। लेकिन अगर एक ऐसा एसेट है जिसका ऑलरेडी कोई प्रीवियसली रीवैल्यूएशन लॉस हुआ हुआ था या इम्पेयरमेंट लॉस हुआ हुआ था, इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब ये होता है कि एसेट की वैल्यू में कमी आई है। रिवैल्यूएशन लॉस को एक तरह से आप इम्पेयरमेंट चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है, आपने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है, आपने रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ा हुआ है, तो आपको पता था कि यार अगर एसेट का ऑलरेडी प्रीवियसली इम्पेयर्ड हुआ है और उससे लॉस आया हुआ है तो पहले इस गेन को आपने उस लॉस से माइनस करना है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस में आपने इस रीवैल्यूएशन गेन को ऐड बैक करना है, ठीक है। तो आप ये किस जगह पे करते हैं? आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में करते हैं, यानी कि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से इसको माइनस कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से इसको माइनस करने का मतलब ये है कि आप एक्सपेंस को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो जो इम्पेयरमेंट लॉस आपने चार्ज किया हुआ था उसका इफेक्ट रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको एकदम ये माइंड में बात क्लिक करेगी, ठीक है। सबसे पहले हो गया लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अब साथ इसके एक और आपके पास एसेट है, वो है प्लांट, ओन्ड प्लांट, ठीक है, यानी कि प्लांट है आपके पास एक, उसकी भी वर्किंग कर लेते हैं। इसी के नीचे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, ओन्ड प्लांट, ठीक है। और उसकी देखते हैं जी, आप उसको डेप्रिसिएट करते हैं 25% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो देखते हैं कि जी इसकी कॉस्ट कितनी है, कैरिंग वैल्यू कितनी है, किस पे आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चार्ज करना है। तो जो प्लांट है, अ, ये लिखा हुआ है प्लांट एंड इक्विपमेंट ओन्ड एट अ कॉस्ट नोट वन, उसकी वैल्यू है 46,800, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब ये है कि जब आपने इसको खरीदा था, तो कॉस्ट जो है इसकी वो है 46,800। और इसमें से आपने क्या माइनस करना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओन प्लांट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल तक की उन्होंने बताई हुई है 12,800 है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास इस साल के शुरू में इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 31 मार्च तक हमें बताया गया है, 31 मार्च 2018 तक बताया गया कि इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है एक्यूमुलेटेड। तो कैरिंग वैल्यू
एट स्टार्ट ऑफ ईयर, इस साल के शुरू में इसकी कैरिंग वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट में से आपने एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है और इस साल के आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लगाना है। डेप्रिसिएशन इस साल की होगी इज इक्वल टू माइनस, आप 25% रिड्यूसिंग बैलेंस पे चार्ज करते हो तो इसको आपने 0.25 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैरिंग वैल्यू एट ईयर एंड आ जाएगी इस प्लांट की, कैरिंग वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर और इस साल की डेप्रिसिएशन, ये ओन प्लांट की होगी। इसके बाद आगे मूव करते हैं। द राइट ऑफ यूज प्लांट, तो इसका मतलब ये है कि राइट ऑफ यूज वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि यार कोई लीज प्लांट इसने लिया हुआ है, ठीक है, और उसका जो उसने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है वो उसके हवाले से डिटेल है, ठीक है, और लाइबिलिटीज के हवाले से भी डिटेल होगी। अब जैसे ही आपको पता चल गया यार राइट ऑफ यूज एसेट है एक, इसका मतलब ये है कि एक आपने एसेट की वर्किंग करनी है और एक आपने लाइबिलिटी की वर्किंग करनी है। लाइबिलिटी की आपको याद होगा कि पेमेंट इन एरियर्स की और पेमेंट इन एडवांस की कैसे होती थी, तो देखते हैं। राइट ऑफ यूज एसेट जो है, जो प्लांट था वो आपने 1 अप्रैल 2007 को एक्वायर किया। रेंटल्स जब आप 6 मिलियन दे रहे हैं 4 साल के लिए एरियर्स में, ठीक है, एरियर्स में आप दे रहे हैं, हर साल के एंड में आप पेमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट जो आपको दिया हुआ है वो है 8% पर एनम। और राइट ऑफ यूज प्लांट इज डेप्रिसिएटेड ओवर लीज पीरियड, यानी कि आप जो प्लांट को डेप्रिसिएट करते हैं वो लीज पीरियड के हिसाब से करते हैं। तो लीज पीरियड 4 साल है तो डेप्रिसिएशन जो है वो आपने 4 साल के हिसाब से चार्ज करनी है, ठीक है। अब देखते हैं जी राइट ऑफ यूज जो है प्लांट हमने कितने का रिकॉर्ड किया था। तो राइट ऑफ यूज प्लांट के यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, राइट ऑफ यूज प्लांट $000, इसकी कॉस्ट देखते हैं कि कितनी कॉस्ट हमने रिकॉर्ड किया था। तो वहां पर उसने हमें दिया हुआ है ये 20,000 पे, नोट 1 ये लिखा हुआ है कि 20,000 पे इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। अब तक की हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन कितनी है, 20,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में माइनस करूंगा ताकि मेरे पास इस साल के शुरू की कैरिंग वैल्यू आ जाए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है इसकी वो है 5,000, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। और 5,000 देख के आपके माइंड में एकदम हो जाना चाहिए कि यार, क्योंकि इसको मैं 4 साल के हिसाब से डेप्रिशिएट कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन पर, तो अगर 20,000 की इसकी मैंने कॉस्ट रिकॉर्ड की है तो इसका मतलब ये है कि हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करनी है, 5,000 करनी है, ठीक है। तो 5,000 अब तक की चार्ज हो चुकी है क्योंकि इसको 1 साल हो चुका है। तो कैरिंग वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ ईयर जो है वो होगी, इसमें से आपने इसको माइनस कर देना है, इसमें से, बल्कि माइनस ऑलरेडी हुआ हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक एरर है कि मैंने कोमा डाल दिया, कोमा यहाँ पर नहीं डालना था। 1500 कोमा यहाँ पर क्यों आ रहा है, चले है रहने दे। ये कैरिंग वैल्यू इसकी स्टार्ट ऑफ द ईयर की आ गई। आपने डेप्रिसिएशन इस साल की भी चार्ज करनी है, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर, तो आपको पता है कि 4 साल के हिसाब से आप चार्ज करते हैं। और एक साल की अगर 5,000 है तो इस साल की भी ऑब्वियसली 5,000 होगी। ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगी। तो कैरिंग वैल्यू एट एंड ऑफ द ईयर ये हमारा जाएगा नॉन करंट एसेट में, जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, 15,000 प्लस 5,000। तो ये आपने वर्किंग कर दी, ठीक है। इसके बाद अरे ये क्यों हो रहा है? एक मिनट, सही है, अच्छा इसको रहने दे। ये हमने वर्किंग कर ली नॉन करंट एसेट्स की, ठीक है। अब यहाँ पर साथ में वर्किंग टू का नाम दे देता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स को, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स में काफ़ी चीज़ें जा रही हैं, उनको हम साथ साथ ताकि लेके जाएं। कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल बी 000। कॉस्ट ऑफ सेल्स को आपने कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने एज पर ट्रायल बैलेंस उठानी है, ठीक है, कि ट्रायल बैलेंस के हिसाब से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, तो वो है 234,500। इसमें अब जो भी एडजस्टमेंट होगी आप वो करेंगे। एज पर ट्रायल बैलेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो है आपकी 234,500। इसमें से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज लेके जाना है। डेप्रिसिएशन जो है फॉर प्रॉपर्टी जाएगी, फिर डेप्रिसिएशन फॉर ओन्ड प्लांट, जो आपका ओन्ड प्लांट था वो जाएगी, उसकी डेप्रिसिएशन जाएगी। और
डेप्रिसिएशन जाएगी राइट ऑफ यूज एसेट की, डेप्रिसिएशन फॉर ROU, ROU प्लांट ही था वो भी, वो हो जाएगी यहाँ पर। डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स तो खैर माइनस होती है, लेकिन डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड होती है ना, तो मैं यहाँ पर माइनस का लिंक दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने माइनस लिखा हुआ है। 1800 ये चला गया। इसी तरह ये आपका इस साल की डेप्रिसिएशन प्लांट की चलेगी, और इसी तरह आपकी राइट ऑफ यूज प्लांट की भी डेप्रिसिएशन इस साल की चलेगी, ठीक है। उसके अलावा इम्पेयरमेंट लॉस ऑलरेडी जो हुआ हुआ था उसका इफेक्ट भी आपने रिवर्स करना है, जो आपको गेन आया है, तो जो रीवैल्यूएशन गेन है वो आप यहाँ से क्या करेंगे, 1500 को माइनस कर देंगे, 1500 को माइनस कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं और आपके एसेट पे रीवैल्यूएशन गेन आता है और उस एसेट पे ऑलरेडी कोई लॉस हुआ हुआ था, तो पहले आपने इस गेन को उस लॉस में से माइनस करना है, ठीक है, यानी कि उसका इफेक्ट रिवर्स करना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका इफेक्ट देखें, पिछला जो लॉस हुआ था वो यहाँ से माइनस हुआ होगा ना, सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड हुआ होगा, कॉस्ट को बढ़ा दिया होगा उसने क्योंकि लॉस था, तो ये क्योंकि गेन आया तो पहले मैंने उसका इफेक्ट रिवर्स करना है, तो इसलिए मैं गेन को कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस कर देता हूँ ताकि उसका इम्पैक्ट जो है वो रिवर्स हो जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स का मैं टोटल ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी स्पेस आपने छोड़ देनी है क्योंकि कोई भी चीज़ जो है उसको आपको एडजस्ट करना पड़ जाता है तो बाद में, ताकि आपको दोबारा सब कुछ कट पेस्ट करके ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो मैं सम का यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ नीचे से दे देता हूँ कि अगर कोई चीज़ ऐड होनी हुई तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा टोटल जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं यहाँ पर कर देता हूँ लिंक इज इक्वल टू माइनस, माइनस होती है तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नोट 1 हो गया, नोट 2 पे चलते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 20 प्राइस वेल एंटर्ड इनटू कॉन्स्ट्रक्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज, यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। IFRS 15 रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को हमने कैसे डील करना है आपको याद होना चाहिए कि 4 स्टेप से हमने वो सॉल्व करने हैं। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की, कंट्रोल B, यहाँ पर आ जाएगा स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने क्या निकालना होता था, प्रोजेक्ट आउटकम, प्रोजेक्ट आउटकम आएगी। प्रोजेक्ट आउटकम में आपने देखना था कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यहाँ पर इसको पढ़ते हैं फिर हम चीजें फुलफिल करते हैं, इसमें पुट करते हैं। On 1st October exit, Ticewell entered into a contract to construct a bridge over a river. The performance obligation will be satisfied over time. The agreed price of the bridge is 50 million and construction was expected to be completed on 30th September 20XY the 20Y0. The 14.3 million in ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में उसने 14.3 मिलियन दिया है इस प्लांट के हवाले से, उसको इसने ब्रेक डाउन करके बताया हुआ है कि 12,000 उसमें से जो मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स की कॉस्ट है वो है। तो आपने एक प्लांट भी खरीदा है, प्लांट भी आपने खरीदा है इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो प्लांट आपने खरीदा है तो एकदम आपको पता चल जाना चाहिए कि यार ये भी मेरा नॉन करंट एसेट में आएगा, ठीक है, कैरिंग वैल्यू पे ये भी आएगा। और कस्टमर को जो आपने पेमेंट की है वो उसने बताई हुई है। नीचे उसने लिखा हुआ है कि जो सेल्स वैल्यू ऑफ वर्क डन हैज बीन एग्रीड एट 22 मिलियन, के अब तक जो है वर्क सर्टिफाइड जो है वो 22 मिलियन हो चुका है। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट इज फर्दर 10 मिलियन। और जो स्पेशलिस्ट प्लांट है उसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी और उसको आप मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएट कर रहे हो, स्पेशलिस्ट प्लांट को आप मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएट कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी डेप्रिसिएशन भी आपने चार्ज करनी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इसकी कहाँ पर आपकी आएगी, इसका जो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे वहां पर डेप्रिसिएशन आएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो प्लांट है वो उसको भी आपने नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो कि आपने याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद है जी, प्राइसवेल recognize progress towards satisfaction of the performance obligation on the output basis as determined by the agreed work to the date compared to the total contract price, यानी कि जो परसेंटेज आप निकालते हो कंप्लीशन की वो आउटपुट मेथड के थ्रू निकालते हो, ठीक है। यानी कि जितना वर्क सर्टिफाइड हो चुका है उसको आपने डिवाइड कर देना टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के साथ। तो अब मैं स्टेप्स बनाता हूँ, सबसे पहले आएगा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तो यहाँ पर इसको मैं नीचे करके $000 यहाँ पर लिख देता हूँ, $000। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टोटल जो है वो कितना है आपका, वो है आपका 50,000, 50,000, 550 मिलियन है, तो मैं ट्रिपल जीरो पे वर्किंग कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट
क्या क्या आएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में अब तक जो कॉस्ट है माइनस में लिख देता हूँ क्योंकि माइनस करनी होती है। 12,000 जो मटेरियल लेबर ओवरहेड का आप लगा चुके हैं, प्लस आपने इसके लिए प्लांट भी खरीदा है 8,000 का, और प्लस जो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट है वो फर्दर 10 मिलियन है, यानी कि 10,000। ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ गई। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट जो है वो ये आ जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे स्टेप 2 पे। प्रोग्रेस एस्टिमेशन हमने करनी है आउटपुट मेथड के थ्रू। तो आप यहीं पे आगे कर सकते हैं इसको, इज इक्वल टू, आप यहाँ पर नीचे कर देते हैं, इज इक्वल टू, आपने अभी तक जो वर्क सर्टिफाइड है आपका वो है 22 मिलियन, यानी कि 22,000, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है 50,000। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 44% आपका काम हो चुका है। अब स्टेप 3 में हमने एसओपीएल एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं जो कि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लेके जाते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर ट्रिपल जीरोस का आपने ख्याल रखना है, डॉलर्स ट्रिपल जीरोस। रेवेन्यू अप टू डेट या रेवेन्यू जितना रिकग्नाइज्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। टोटल रेवेन्यू 50,000, उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने परसेंटेज के साथ जितनी कंप्लीशन हो चुकी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में यहाँ पर आएगा, सबसे पहले आएगी आपकी कॉस्ट टू डेट की अब तक जो है वो कितनी कॉस्ट लग चुकी है, वो है 10,000, नहीं नहीं 12,000 है मटीरियल लेबर ओवरहेड की कॉस्ट टू डेट आती है। और क्योंकि प्लांट भी खरीदा है तो प्लांट की डेप्रिसिएशन भी आएगी, प्लांट की डेप्रिसिएशन भी आएगी। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है उसने बताया है कि डेप्रिसिएशन आपको मंथली बेसिस पे चार्ज करनी है, ठीक है। प्लांट आपने लिया है जी 1 अक्टूबर को 20x8 को, और कॉन्ट्रैक्ट आपका 30 सितंबर 20y0 को खत्म होगा, ठीक है। देखिए अगर x का मतलब जो है 1 है ना, तो y का मतलब 2 होता है, यानी कि 20x की जगह मैं एज्यूम करूंगा 2018 है, यानी कि 2018, तो y का मतलब होगा 2। तो 2 से ये क्या बन जाएगा 2020। तो इसका मतलब ये है कि 2 साल, 2 साल में आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। और प्लांट को इसका मतलब आप 2 साल के लिए इस्तेमाल करोगे, क्योंकि सिर्फ आप स्पेशलिस्ट प्लांट को कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल कर रहे हो। तो प्लांट की वैल्यू जो है वो 8,000 है। 1 अक्टूबर को आपने खरीदा है, ये हमारा ईयर एंड क्या है 31 मार्च 2009। यानी कि इस साल में कितने मंथ की डेप्रिसिएशन आएगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आएगी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन में कैसे निकालूंगा, इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस जो इसकी वैल्यू है वो है 8,000, डिवाइड कर दूंगा 24 मंथ से। मंथली बेसिस पे आप डेप्रिशिएट करते हैं और आपको कितने महीने की चाहिए, 6 मंथ्स की चाहिए। तो ये यहाँ पर इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 2,000, ठीक है। इसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ गई 2,000। अब आगे चलते हैं, इसमें आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट। सम कर लेते हैं 8,000, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप देखें, अब यहाँ पर आपने दो चीजें लेके जानी है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, एक तो प्लांट की डेप्रिसिएशन, और एक जो प्रोजेक्ट्स जो था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट उसके हवाले से जो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाना था, ठीक है, वो था 12,000। तो अब आप इकट्ठे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, आप जो है माइनस, बल्कि इसको जो है यहाँ पर इज इक्वल टू 12,000 ये जाएगा और 2,000 डेप्रिसिएशन जाएगी। ये -14,000 है, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में इसको ऐड होना चाहिए ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होती है, तो इसलिए यहाँ पर आपने ब्रैकेट देके माइनस का लिंक दे देना, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो सबको पता होनी चाहिए, देखें अब यहाँ पर ये 262,300 आ गया है, और यहाँ पर जो मैंने लिंक दिया हुआ था वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। तो ये बहुत फायदा है कि अगर आपने गैप छोड़ा हुआ है, जो चीजें आप उनको एडजस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आंसर अपडेट हो जाएगा, और आपका मेन फॉर्मेट भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर जो मैं आपको बात बताने वाला था कि लेट से यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है उसको माइनस लिखता हूँ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस लिखता हूँ, डेप्रिसिएशन को। तो जरूरी नहीं है कि आप माइनस लिखें, ठीक है। आप इनको प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर्मूला में भी आपको नीचे इनको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। आप इनको जो है लेट से, मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जस्ट 12,000 और 2,000 लिख देता हूँ लेट से।
अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि इज इक्वल टू जो रेवेन्यू है इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस और प्लांट डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, फिर भी मेरा वही आएगा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि क्योंकि कॉस्ट होती है तो मेरी प्रैक्टिस ही ऐसी हुई हुई है कि मैं इसको माइनस ही लिखता हूँ, तो इस वजह से मैं माइनस लिखता हूँ। बाकी मैं जहां पर इसको ऐड करना हो तो माइनस के साथ जो है ना मैं वो माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने याद रखनी है। आप पे वो डिपेंड करता है कि आप बेशक इसको ऐसे भी लिखते हैं लेकिन फॉर्मूला में आपने इसको फिर उस हिसाब से एडजस्ट करना होता है। तो ये देखें, साथ साथ जो जो चीजें आ रही है मैं उसको पुटअप करता जा रहा हूँ। इसके बाद लास्ट चीज जो है स्टेप 4, वो आएगा जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स, SOFP एक्सट्रैक्ट्स। इसमें आपने देखना है कि रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड कितना है अब तक, रेवेन्यू टू डेट, रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड वो आप कर चुके हैं 22,000। इसमें से इनवॉइस्ड अमाउंट या पेमेंट जो आपको मिल चुकी है वो आपने माइनस करनी है पेमेंट रिसीव्ड। तो पेमेंट रिसीव्ड आपकी लिखी हुई है कि उसने पेमेंट, कस्टमर ने अब तक आपको 5,700 कर दी है, ये लिखी हुई है। तो 5,700, तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट होगा और कॉन्ट्रैक्ट एसेट आपका करंट एसेट होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये आ गया। अभी मैं काम करता हूँ, मैं इसको साथ साथ ही यहाँ पर ले जाता हूँ। करंट एसेट में क्योंकि ऊपर रिसीवेबल्स इन्वेंट्री बैंक आता है तो मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ इसको कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज इक्वल टू, मैं इसको यहाँ पर लिंक दे देता हूँ 16,300 का। ये हो गया। फिर यहाँ पर नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जाएगा, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता है कैरिंग वैल्यू जाता है, तो आपने हर जो आपका एसेट है, नॉन करंट एसेट है, उसको ऐड कर देना। टोटल आप एक साथ लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, कैरिंग वैल्यू लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितनी थी, प्लस राइट ऑफ यूज एसेट जो था उसकी कैरिंग वैल्यू थी ये, प्लस आपका ओन प्लांट की मैंने कर दिया, लीज होल्ड की ये है, ये होगी, प्लस प्लस आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में प्लांट इस्तेमाल हुआ था उसकी भी कैरिंग वैल्यू जाएगी। ठीक है, अब वो कैरिंग वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर ब्रैकेट लिखें। प्लांट की जो कॉस्ट थी वो थी 8,000, और डेप्रिसिएशन जो है वो जितनी इस ईयर एंड पे जो 6 महीने की चार्ज होनी थी वो आप माइनस करेंगे तो कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ पर क्या करें, प्लस डालें, और प्लस डाल के जो प्लांट की आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है यहाँ पर स्टेप 3 पे उसका लिंक देते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन क्या हो रही है, माइनस हो रही है। ठीक है, ऐसे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये एज आइडिया कि कैसे हमने चीज़ों को पुट करना है। ठीक है, तो ये देखें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का भी आपका टोटल आ गया है। तो ये वर्किंग नंबर 2 जो है ये भी हमारी होगी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्किंग्स हैं लेकिन ये है कि अभी आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये आपको साथ साथ चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर इसको वर्किंग नंबर 3 का नाम देना था, वर्किंग नंबर 3, ट्रिपल जीरोस का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, आगे मूव करते हैं। वर्किंग अगली देखते हैं क्या होगी अब यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक वो अगली वर्किंग जो होगी वो होगी लीज लाइबिलिटी की। देखिए अब ये आपको खुद से पता होना चाहिए कि अगर मेरा राइट ऑफ यूज एसेट है तो इसका मतलब है लीज हुई हुई है। ठीक है, तो लीज अगर हुई हुई है तो लीज लाइबिलिटी भी होगी। 2 साल की हमें वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कि करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी का हमें बैलेंस चाहिए। नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगी, करंट लाइबिलिटी में जाएगी, जो इंटरेस्ट है वो आपका फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 साल का चाहिए, और ओपनिंग प्लस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट, जैसे आप इंटरेस्ट रेट भी इसको लिख सकते हैं, माइनस लीज जो रेंटल पेमेंट्स हुई हैं, रेंटल्स पेड, रेंटल पेमेंट्स, ये जस्ट पेमेंट लिख दें, क्लोजिंग। इसको जो है मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपने 2 सालों का बनाना है। एक होगा ईयर एंडेड 31 मार्च 20x9, 20x9, और इस नेक्स्ट ईयर की ईयर एंडेड 31 मार्च 20y0।
अब देखते हैं ओपनिंग बैलेंस लीज लाइबिलिटी का क्या है। लीज लाइबिलिटी का बैलेंस यहाँ पर आपको दिया हुआ है 15,600 है। 1 अप्रैल 2028 पे यानी कि साल का ओपनिंग हुआ 15,600। इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% है। ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन है, मैं शो कर देता हूँ कि इंटरेस्ट रेट जो है वो लीज का 8% पर एनम है। इसका मतलब ये है कि इस 15,600 पे आपने 8% चार्ज करना है। जो रेंटल पेमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आप 6 मिलियन पर एनम पे करते हो इन एरियर्स। ठीक है, माइनस 6,000, तो क्लोजिंग जो है वो आ जाएगा इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस इफेक्टिव माइनस रेंटल। मैंने सब टोटल की यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हेडिंग इसलिए नहीं डाली क्योंकि आपको पता है पेमेंट इन एरियर्स है, तो हमें जो करंट लाइबिलिटी का आंसर निकालने के लिए दोनों साल के क्लोजिंग का डिफरेंस देना पड़ेगा ना। अगर पेमेंट इन एडवांस होता तो फिर ये कि आपने ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू सब टोटल, और सब टोटल में से जो रेंटल पेमेंट्स है वो माइनस करके आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आता। तो फिर आपने वैसे करना था, क्योंकि यहाँ पर एडवांस है तो ये है कि आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, बस आप ये ना लिखें। ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये अगले साल का हो जाएगा ओपनिंग। ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.08 के साथ। रेंटल पेमेंट्स होगी 6,000 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये यहाँ पर इज इक्वल टू दिस, ये। ठीक है, अब नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या जाएगा 5715। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी में आपको जाएगा 5715, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉन करंट लाइबिलिटी में जाके। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या, यहाँ पर मैंने लिख दिया लीज लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी में भी जाएगी तो मैं यहाँ पर भी लीज लाइबिलिटी लिख देता हूँ। लीज लाइबिलिटी लिंक दे देता हूँ, नॉन करंट का पहले देता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पर ये होगी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और करंट लाइबिलिटी जो है उसमें डिफरेंस जाएगा दोनों साल की क्लोजिंग का। पेमेंट इन एडवांस है तो उसका दिस माइनस दिस। ठीक है, अब यहाँ पर एरो, आप एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, अपना काम ताकि आसान हो जाए। इसका माउस का, सॉरी, एज कम्पेयर टू एरो जब आप करेंगे तो दोबारा आपका वहाँ पर मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा, फिर आपको एरो को इस राइट साइड पे ला के यहाँ तक लिंक करना पड़ता है, तो डायरेक्ट आप माउस यूज़ कर लें। तो ये जो डिफरेंस है ये आपका जा रहा है करंट लाइबिलिटी में। ठीक है, तो ये जो लीज की वर्किंग है ये भी हमारी हो गई है। और एक और चीज़, सॉरी, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट वो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगी, तो इज इक्वल टू माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आएगी 1248। जस्ट अगर आपको फॉर्मेट पता हो तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ये जो ट्रिपल जीरोस मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, ये थोड़ा आपको यहाँ पर मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ दिस, और ट्रिपल जीरोस मुझे हर किसी में डालना पड़ेगा। कंट्रोल सी करके एरो यहाँ पर ले जाके शिफ्ट दबा के कंट्रोल वी करते हैं तो सारों पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके जो है ना, आप समझ लें कि मार्क्स एक तरह से एग्जामिनर आपको देता है। एग्जामिनर को आइडिया होता है कि यार स्टूडेंट को पता है कि हम ट्रिपल जीरोस में वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ आ रही हैं मैं उनको साथ साथ पुट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास एक ये नोट 3 रह गया और नोट 4 रह गया। इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नोट 3 लिखा हुआ है प्राइस वेल रेवेन्यू included 8 million for goods it sold acting as an agent for Trilby. Pricewell earned a commission of 20% on these sales and remitted the difference of 6.4 million in the cost of sales to Trilby. तो ये जो आपने हमने जो क्लास में भी डिस्कस किया था, एक एग्जांपल भी थी। ठीक है, कि उसने अपने रेवेन्यू में कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, 8 मिलियन रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन ये एजेंसी सेल है, उसको अपने रेवेन्यू में सिर्फ कितना रिकॉर्ड करना चाहिए, 8 मिलियन का 20%। उसको अपने रेवेन्यू में 8 मिलियन का 20% रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन उसने 8 मिलियन सारे का सारा रिकॉर्ड किया और कॉस्ट ऑफ सेल्स में 6.4 मिलियन डाल दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था ना। उसकी सेल तो इतनी नहीं थी, उसने तो जस्ट अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था जो उसने कमीशन कमाया है। तो जो उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स में डिफरेंस डाला है वो उसने गलत डाला है। तो 6.4 मिलियन का जो डिफरेंस है वो आपने कॉस्ट ऑफ सेल से क्या कर देना है, निकाल देना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल से जो एजेंसी सेल के हवाले से था वो आपने यहाँ से निकाल, सॉरी सॉरी, यहाँ पर नहीं होगा, ये होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, एजेंसी सेल्स इज इक्वल टू -6400, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पर आनी ही नहीं थी। ठीक है, उसने ये गलत किया है, तो ये आपने यहाँ पर डाल के इसका इफेक्ट
जो है वो रिमूव कर दिया। दूसरा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो है उसमें भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आप एक काम करें, यहाँ पर एक वर्किंग फाइल बना लें रेवेन्यू के नाम से। रेवेन्यू के रेवेन्यू में क्या आना चाहिए, डॉलर 000 एज पर ट्रायल बैलेंस के, पहले ट्रायल बैलेंस में कितना है, फिर हमने बाकी यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है, इज इक्वल टू एज पर ट्रायल बैलेंस। एक मिनट देखते हैं। एज पर ट्रायल बैलेंस जो है रेवेन्यू आपका है, ये नोट की लिखा हुआ है 3,10,000, ठीक है 3,10,000 है, 3,10,000 है। ठीक है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का भी रेवेन्यू आएगा, ठीक है, जो अभी तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला भी यहाँ पर आएगा, इज इक्वल टू, मैं लिंक दे देता हूँ जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज था उसका, ये हो गया ये। और साथ ये जो एजेंसी सेल है इसकी भी हमने वर्किंग करनी है। इसकी कैसे वर्किंग करनी है मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। उसने हमने रेवेन्यू में कितना शामिल किया हुआ है, 8 मिलियन, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। जो एजेंसी सेल थी उस पर जो रेवेन्यू था, मैं इसका 8,000 को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसका इफेक्ट खत्म कर देता हूँ। ये रिमूव कर दिया, और उसको कितना रिकॉर्ड करना चाहिए था, सिर्फ कमीशन रिकॉर्ड करना चाहिए था, तो मैं कमीशन रिकॉर्ड कर देता हूँ। सिर्फ कमीशन कितना था, 8 मिलियन का 20%। दैट्स इट, इससे मेरी ठीक हो जाएगी, एडजस्टमेंट हो जाएगी इससे मेरी, ठीक है। जो इफेक्ट था मिस्टेक का वो खत्म हो जाएगा। इसको मैं सम कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास रेवेन्यू आ जाएगा। रेवेन्यू को जो है मैं यहाँ पर लिंक दे देता हूँ इसका, इज इक्वल टू दिस 3,25,600। लास्ट हमारी जो वर्किंग है वो है हमारी टैक्सेशन के हवाले से, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 6 का इस पर नाम दे देते हैं, वर्किंग नंबर 6 टैक्सेशन, ठीक है। तो पहले देखते हैं जी, $000 में यहाँ पर डालता हूँ। करंट टैक्स कितना है, करंट टैक्स करंट लाइबिलिटी में जाता है। करंट टैक्स जो है वो देखते हैं कितने। द डायरेक्टर्स हैव एस्टिमेटेड दैट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20x9 इज 4.5 बिलियन, यानी कि इस साल का जो टैक्स एस्टिमेशन है, जिसको करंट टैक्स भी बोलते हैं, वो है 4,500। अब इसमें आपने अंडर या ओवर प्रोविजन को एडजस्ट करना है। अंडर प्रोविजन है तो वो ऐड होती है, ओवर प्रोविजन होती है तो वो माइनस होती है। आसान तरीके है, अगर डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में टैक्स का कुछ लिखा हुआ है तो वो अंडर है, अगर क्रेडिट पे लिखा हुआ है तो वो ओवर है। अब यहाँ पर जो करंट टैक्स जो है वो आपको जो 700 दिया हुआ है वो दिया हुआ है डेबिट साइड पे, तो इसका मतलब क्या है कि ये अंडर प्रोविजन है। तो अंडर प्रोविजन जो है वो आप ऐड करते हैं, ठीक है। अंडर प्रोविजन आप ऐड करते हैं, अंडर प्रोविजन है 700 की। और यहाँ पर आप इंक्रीज या डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो आपको डेफर्ड टैक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8,400, यानी कि ओपनिंग डेफर्ड टैक्स दिया हुआ है। तो इसकी वर्किंग आपने ऐसे करनी है कि आप यहाँ पर लिख दें जी, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कितनी थी, वो थी 8,400। और यहाँ पर आके लिख देते हैं क्लोजिंग कितनी थी, वो भी आपको नीचे नोट में गिवन होगी। और जो दोनों का डिफरेंस होगा वो आपको बताएगा कि इंक्रीज या डिक्रीज है, ठीक है। उस हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। द रिक्वायर्ड डेफर्ड टैक्स प्रोविजन एट 31 मार्च 20x9 इज 5.6 मिलियन, यानी कि ये जो है ये आपकी 5.6 मिलियन है। तो इसका मतलब ये है कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में कमी आई है। तो डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितने से कमी आई है, इसको और इसका जो डिफरेंस है ये। तो डिक्रीज को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, कम कर देना है, सॉरी, टैक्स एक्सपेंस को कम करता है। तो डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी यहाँ से माइनस होगी, इज इक्वल टू माइनस दिस। और यहाँ पर आपका आ जाएगा टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू सम। टैक्स एक्सपेंस जो है वो आपका जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, तो इज इक्वल टू माइनस आप इसका लिंक दे दें, ये यहाँ पर जाएगा टैक्स एक्सपेंस, यहाँ पर चला गया। जो करंट टैक्स है वो आपकी करंट लाइबिलिटी में जाएगा, तो मैं यहाँ पर करंट टैक्स भी डाल देता हूँ। डेफर्ड टैक्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी में जाता है, ठीक है। तो करंट टैक्स जो है वो है ये जाएगा करंट लाइबिलिटी में। और डेफर्ड टैक्स जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी में। डेफर्ड टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस जो कि है 8,400। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने लिंक देना है तो आप लिंक भी दे सकते हैं। लिंक देने का बस ये फ़ायदा है, सॉरी 56 क्लोजिंग लिंक देने का ये फ़ायदा है कि अगर आप वो चीज़ चेंज कर देते हैं तो ये है कि यहाँ से ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाती हैं।
तो ये थी डेफर्ड टैक्सेशन की एक्सपेंस, टैक्सेशन की एडजस्टमेंट। जो टैक्स एक्सपेंस का आपका आंसर आता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जाता है, करंट टैक्स जो है वो आपका करंट लाइबिलिटी में जाता है, और डेफर्ड टैक्स जो है वो आपका नॉन करंट लाइबिलिटी में जाता है। अब हम जो है बाकी चीज़ों को भी पुट करते हैं और इससे हमारे पास आ जाएगा आंसर। ऐसे हमने नोट्स को एडजस्ट करना है, काफ़ी ट्रिकी इसीलिए होता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आपको उस हिसाब से उनको देखना पड़ता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू सम। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो देखते हैं यहाँ पर कितनी है, सवाल में गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी है, 19,500 ये लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 27,500 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 19,500, 27,500। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, इनको एडजस्ट करता हूँ, सम कर दिया, इसको सम किया तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इसको सम किया तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया जो कि है 19,052। अब आगे हम एसेट्स पे चलते हैं। नॉन करंट एसेट ऑलरेडी हमने यहाँ पर कर दिए हैं। करंट एसेट में देखते हैं क्या क्या आएगा। सबसे पहले आएगी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपको यहाँ पर शो हो रही है 31 मार्च, क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको बताई हुई है 28,200 ट्रायल बैलेंस पे, 28,200 आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद उसी के साथ आपको नीचे रिसीवेबल्स भी नज़र आ रहे हैं, तो रिसीवेबल्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। ये 33,100 के देखें फ्री मार्क्स हैं, आपको जैसा आपने पुट करना है। उसके बाद बैंक आ जाएगा, वो भी आपके पास है 5500। तो ये यहाँ पर टोटल कर लें करंट एसेट का सम इनका। नॉन करंट एसेट बस यही इसमें आएगा, तो यही आप इसको यहीं पे आगे करते हैं, इन दोनों को आप ऐड कर दें तो टोटल एसेट आ जाएंगे, नॉन करंट एसेट का टोटल और करंट एसेट का टोटल। इसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी में आता है आपका शेयर कैपिटल। यहाँ पर दिया हुआ इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 सेंट्स ईच 40,000। तो ये भी आपको यहाँ पर शेयर कैपिटल दिया हुआ है 40,000। सही है, उसके बाद यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स जो यहाँ पर आती हैं वो आती हैं आपकी क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, और क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस डिविडेंड्स। ठीक है, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस डिविडेंड्स। तो इज इक्वल टू ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है 31 मार्च 2018, यानी कि साल के शुरू की हुए हैं 44,100। 44,100 प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो आपने यहाँ पर निकाला हुआ है ऊपर, और माइनस जो डिविडेंड आपने पे किया है वो आपने माइनस करना है, और डिविडेंड पेड आपको बिल्कुल इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 सेंट्स के ऊपर नजर आ रहा है, वो है 8,000। ये आपके पास रिटेन अर्निंग आ गई, इससे आपके पास आ जाएगा इक्विटी का टोटल, इन दोनों को ऐड कर दें। फिर इसके बाद है नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटी में बस यही है, और कुछ नज़र नहीं आ रहा, लोन नोट्स वगैरह लोन शोन कुछ भी नहीं है, तो बस ये दो चीज़ें आएंगी। इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू दिस और दिस, इन दोनों को ऐड कर दिया। बाकी करंट लाइबिलिटीज में पेबल्स ये नज़र आ रहा है, बैंक के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है ट्रेड पेबल्स 33,400। तो इसका मतलब है वो नहीं, यहाँ पर एक मिनट, ट्रेड पेबल्स जो हैं वो कितने हैं, ये हैं 33,400। यस, 33,400। यहाँ पर आ जाएगा पेबल्स 33,400। ये टोटल इसका कर लिया, इस सब का टोटल ले लेते हैं, दिस प्लस दिस। 149,500 है, और ये भी 149,500 है, तो इसका मतलब है कि हाँ, एसेट्स और लाइबिलिटीज बैलेंस हो गई हैं। अब यहाँ पर आपने जो प्रेजेंटेशन में करना है वो ये करना है कि इसको सबसे पहले आप कर दें कैपिटल में, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, इसको आप बोल्ड अंडरलाइन कर दें, इसको भी आप कैपिटल कर दें। आप स्टार्ट में भी कैपिटल कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो ये है इस पे भी आपने फोकस करना है, लेकिन मेन चीज़ है कि जो काम करना है वर्किंग्स वगैरह वो ज़रूरी है, तो वो उस पर भी आपने अपना जो है ना नज़र रखनी है। टोटल एसेट्स
इसको भी ये कर लेते हैं। फिर इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके साथ आपका क्वेश्चन जो है ये डन हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपका जो स्टैंडर्ड हो रहा कवर हो रहा था वो था नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, उसके बाद लीजेस भी यहाँ पर कवर हो गया है, और IFRS 15 रेवेन्यू और टैक्स ये भी कवर हो गया। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो स्टैंडर्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ज़्यादातर जो है एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में यही टेस्ट होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी आप शामिल कर लें। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से।